वेब ऑप्टिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, जिसका नाम है प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग वेव थ्योरी। यानी कि हाइजेनबर्ग वेव की थ्योरी के आधार पर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंगल आई आर के बराबर होना चाहिए, तो वो हमें प्रूफ करना है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के आधार पर, हाइजेनबर्ग वेव थ्योरी के आधार पर। तो चलिए आज हम यही शुरू करते हैं और 90% चांस है कि ये इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम में आपकी पूछा जा सकता है। इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार बनाया जाएगा, जिसमें पहले हमने एक प्लेन सरफेस ई डी लिया, जिसपे हमने क्या किया, एक नॉर्मल जो है ये रे इधर आ रही है, और हम लोग जानते हैं कि ये जो परावर्तन है, तो परावर्तन किसी एक माध्यम में होता है, तो एक माध्यम लेना है। तो इसमें जो होगा, ए से बी एक किरण आ रही है और बी से टकराने के बाद वो किरण फिर उसी माध्यम में सी तक जा रही है। तो इसमें जो है ये जो कोण होगा यहाँ पे, ये 90 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इसमें यहाँ ए से जो बी पास किरण आ रही है बिंदु बिंदु पर, वो वेलोसिटी जो होगा इसका v होगा, और उसी वेलोसिटी के साथ लौट जाएगी, क्योंकि माध्यम की चर्चा एक है तो वेलोसिटी भी स्वाभाविक सी बात है एक होगी। वहाँ टाइम जो है ए से बी आने में रे को t मतलब यानी कि t1 टाइम लगता है, और बी से सी जाने में t2 टाइम लगता है। ये हमने कंसीडर किया है। तो चलिए इसी को हम लिखते हुए आगे बढ़ते हैं कि लेट t1 इज इक्वल टू टाइम टेकन टू गो फ्रॉम, कहाँ से गया, ए टू बी, एंड t2 इज इक्वल टू टाइम टेकन टू गो फ्रॉम बी टू सी। यानी कि t1 किसे कंसीडर किया गया, जो टाइम लगा ए से बी आने में किरण को, और उसी के साथ टाइम 2 जो टेकन किया गया t2 वो बी से सी जाने में। अब कैसे प्रूफ होगा इसको हम आगे आगे देखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। सो टोटल टाइम जो लगा टोटल टाइम t जो लगा वो हो गया t1 प्लस t2, और हम जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड। यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि टाइम जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड होता है। इसके आधार पर हम इसका करते हैं, तो t को t ही रहने दीजिए, और t1 टाइम को किस में बदलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड। स्पीड तो हमें v है, दोनों में स्पीड क्या है, v है। वहाँ डिस्प्लेसमेंट दिखा है, डिस्प्लेसमेंट a से b, तो t1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ab बाय स्पीड v होगा, और t2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो b से c है, और t2 जो होगा वो भी क्या होगा, v होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो दिख रहा है वेलोसिटी समान है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग अलग है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1। इसको समीकरण 1 मानने के बाद हम त्रिभुज, एक त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो पहले त्रिभुज इन ट्रायंगल ए ई बी में क्या होगा, AEB में हम क्या लगाएंगे, देख यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे जो है साइन आई लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ तो एक साइन, यहाँ आई है तो साइन लगाएंगे, तो साइन आई एंगल क्या है, आई। तो हम जानते हैं कि इसका जो होता है P/H होता है, और P जो होता है सीधा, ये जो थीटा है यानी कि एंगल जो है उसके जो सीधा होता है, उसके जो सीधा होता है उसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो लंब जो होगा वो हमारा बी होगा, और बटे जो हमारा कर्ण होगा, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण जो ये जो एंगल है, एंगल के सामने वाला, सॉरी
एंगल के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो ए भी हमारा लंब हो गया और उसी के साथ जो हमारा बीई हो गया वो हमारा गाइड हो गया। तो ये जो हो गया इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमें मान किसका चाहिए, ए बी का। तो ए बी का हमें जब मान चाहिए तो ए बी को इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए बी इक्वल टू हो गया बीई साइन आई, बीई साइन आई हो गया। हमें किसका मान मिल गया, ए बी का। जब हम ए बी का मान मिल गया फिर हम काम करेंगे त्रिभुज, इन त्रिभुज बी सी डी में। तो बी सी डी में इसी बात को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन, इसका एंगल आर है तो आर, इसके सामने वाली भुजा बी सी बाई बी पी। और इसके बाद हमें किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए बी सी का। तो बी सी का जब हमें मान चाहिए तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी टी साइन आर, बी टी साइन आर। अब इन दोनों मान को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे समीकरण 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या होगा, टी बराबर हो जाएगा ए बी का मान। क्या होगा ए बी का मान, तो बी साइन आई, बी साइन आई बाई भी बट्टी प्लस क्या होगा बी डी साइन आर बाई भी। अब यहाँ पर बहुत बच्चे फंस जाते हैं। अब क्या करें, तो अब क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। किसके रूप में, माइनस के रूप में को बदल दे। तो बीई को क्या लिखेंगे, बीई को क्या लिख सकते हैं, बीई माइनस बी डी, डी माइनस बी डी। तो डीई या ईडी, डीई माइनस बी डी इज इक्वल टू बी और इसमें साइन आर बट्टे भी प्लस बी डी साइन आर बट्टे भी। अब बात आती है कि यहाँ के बाद क्या करना है। तो यहाँ के बाद साइन आई को दोनों में विभक्त करो, डी ई साइन आई बाई भी माइनस बी डी साइन आई बाई भी प्लस बी डी साइन आर बट्टे भी। अब हमें साफ दिखता है कि यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, डी ई साइन आई बाई भी और इस प्लस वाले को इधर ले आओ, बी डी साइन आर बट्टे भी माइनस बी डी साइन आर बट्टे भी। अब इसमें से बी डी बाई भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो डी ई साइन आई बाई भी प्लस बी डी बाई भी, तो इतना हो गया साइन आर माइनस साइन आर मतलब साइन आर। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद बस एक कदम और हम अपने लॉ ऑफ, यहाँ हमें देखना क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ जो बी पर कोई रे आ रही, तो बी से टकराने के बाद वो सीधा उसी माध्यम में लौट जा रही है सी तक। तो बी पर जो उसका टाइम है, बी पर रहने का जो टाइम होगा वो तो 0 माना जाता है। तो यहाँ पर हम वही बात लिखेंगे कि यही बात हम वहाँ पे लिखेंगे, सिंस टाइम इज नॉट डिपेंड ऑन एट पॉइंट, किस पे, बी पे जो है वो टाइम निर्भर नहीं करता है। यहाँ कोई भी टाइम की चर्चा नहीं हो रही है पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे जो है टाइम निर्भर नहीं करता है, इस कारण साइन आर माइनस साइन आई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और जब ही ये साइन आई बराबर हो जाएगा 0 के, तो साइन आर जो होगा वो साइन आई के बराबर हो जाएगा। और हम लोग क्लास 10 से ही जानते हैं कि अगर ये दोनों फंक्शन इज इक्वल टू में हो और दोनों बगल साइन हो, कॉस हो या इन्वर्स में भी हो, तो उसे हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। इस कारण यहाँ क्या हो जाएगा, आर जो होगा वो आई के बराबर हो जाएगा, आर जो होगा वो आई के बराबर हो जाएगा। तो इसका तरह हम ये भी लिख सकते हैं कि आई जो होगा वो आर के बराबर हो जाएगा
और हम जानते हैं कि साइन कॉस या किसी भी के साथ क्या होता है, एंगल होता है। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। और दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस प्रकार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि एंगल I जो है एंगल R है, इस कारण ये जो है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार हाइजेनबर्ग, अब बहुत बच्चे ये पूछेंगे कि यहाँ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का क्या काम था। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का यहाँ पे काम था जो आपको हमने दिखा दिया। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।